टू बी पीरियोडाइज, किस प्रकार से हम पीरियड को सेट करते हैं। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश economy and a political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this divide India history into the three periods, Hindu, Muslim and British. This period came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way it looking at the Indian history? कि 1817 में स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिकल जो हमारे फिलोसफर है जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया और उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि उन्होंने भारत को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालों में खंडों में डिवाइड किया है। तो इन खंडों का जो ये खंड है, ये जो काल है, इसका निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने यह मान लिया कि भारत के इतिहास को समझने के लिए इस तरीके से कोई समस्या दिखाई देती है कि किस प्रकार से हम इंडिया की पॉलिटिक्स को या हिस्ट्री को समझ सकते हैं, जिसके बारे में कहा गया है। तो वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड। तो हिस्ट्री को डिवाइड करने का तरीका क्या था? वी डू सो इन एंड द अटेम्प्ट टू कैप्चर ही characteristics of a time, its the central features as they appear to us. So the term through which periods that the democratic, the difference between the period that the democratic, the different periods become important. They reflect the ideas about the past and they show how we see the significance of the language from one period और टू द नेक्स्ट। इतिहास को अलग करने के अलग अलग भाग में डिवाइड करने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह यह है कि इस दौर में कुछ खास बातें होती है जो हमें पकड़ने में कोशिश करते हैं कि इसमें क्या मेन बात है। इसलिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट विचारों को हम दर्शाते हैं और हम बताते हैं कि इस ड्यूरेशन के अंदर जो कुछ हुआ है वो अदर ड्यूरेशन के बदलाव को में क्या हुआ है, उसकी इम्पोर्टेंस को हम इसके द्वारा बता सकते हैं। तो मिल थ्रू दैट ऑल एशियन एसोसिएट वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। According to the telling of history, before the British come to India, Hindu and Muslim despots rules the colony, the country, and religious intolerance cases and taboos, caste taboos and superstitious practice dominated। कि मिल को लगता था कि एशिया में समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से बहुत ही पीछे है, इसलिए हिस्ट्री में उनकी साझेदारी थी और भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों ही तानाशाहों के रूप में इनका राज्य चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। The social life of the British rule Mills felt could civilize India to do that was necessary to introduce European manner, art and instructions and law in India. Mill in fact suggests that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable to progress without British help. Now, तो मिल की ये राय थी कि ब्रिटिश इंडिया को भारत की सभ्यता की राह पर ले जा सकता है और इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार होना, यहाँ पर आर्ट का होना, यहाँ पर लॉ को लागू किया जाना, ये सब कुछ जरूरी था। तो मिल ने यहाँ क्यों सुझाव दिया था कि इंग्लिश गवर्नमेंट को इंडिया की सारी भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारत की जनता को नॉलेज मिल सके, उनका जीवन सुखी हो। उनका ये मानना था कि इंग्लिश गवर्नमेंट की हेल्प के द्वारा हिंदुस्तान के बिना
इंग्लिश गवर्नमेंट की हेल्प के बिना हिंदुस्तान जो है ये डेवलप नहीं कर सकता है। इन द आइडिया ऑफ द हिस्ट्री ब्रिटिश रूल्स response all the force of the progress and civilizations. The period before the British rule was the darkness, such can the concept of accept today. Now, तो इतिहास की धारणा में अंग्रेज की प्रगति और सभ्यता का प्रतीक थी और अंग्रेजों से पहले सारा अंधकारमय का दौर था। तो क्या इस धारणा को हम या इस कंसेप्ट को हम स्वीकार कर सकते हैं? तो इन एनी केस वी कैन रेफर टू द पीरियड ऑफ द हिस्ट्री एज ए हिंदू एंड मुस्लिम डिड नॉट वैरायटी ऑफ द फेथ एक्सेस सिमिलरिटीज इन दिस पीरियड वाई शुड बी कैरेक्टरिस्टिक्स इन इज only through the religious of the rulers of the time. To do so, is to suggest that the life and practiced of the other do not really matter. We should also remember that even ruled in the ancient India did not all share the same faith. तो क्या इतिहास के इस दौरे को हिंदू या मुसलमान का दौर कहा जा सकता है? इन सारी जो ड्यूरेशन है, ये सारे जो ड्यूरेशन है, कई तरीके के रिलीजन्स को एक साथ लेकर नहीं चलते थे। किसी भी युग में केवल उस समय के रूलर्स या उस समय के रिलीजन के हिसाब से ये तय करने की ज़रूरत क्या है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि हम ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं होता है। और हमें ये रिमेंबर भी करना चाहिए कि एंशिएंट समय में भारत के सारे रूलर्स का एक धर्म नहीं होता था। यहाँ पर अलग अलग धर्म के अलग अलग रूलर्स थे जिन लोगों ने यहाँ पर राज किया है। तो मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियन वर usually divide Indian history into ancient, medieval and modern. The division of two has two problem. It is to modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. Medieval was the term used to describe a society and uncertainly accept this character of the modern period. They describe the period of our study. As you will see in the book, and under the British rules, people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period one of the economic growth and the program. The many historians therefore refer to this period as a colonial. Now, ये कहते हैं कि इंग्लिशों द्वारा सुझाए गए जो हमारे पास सुझाव थे, उनको अगर हम क्लासीफाई करने से हटा करके इतिहासकार इंडिया में जो हमारे हिस्टोरियंस है, हिस्ट्री लिखते हैं, तो इंडियन हिस्ट्री को आमतौर पर हम एशियन, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में देख करके मानते हैं और इस डिवीज़न को में ही अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें हम देखते हैं। तो जो हमारे हिस्टोरियन हैं उन्होंने इनको खंडों में बांटने की इस विधि को में अपनी अलग समस्याएं बताई है और उन्होंने कहा है कि वेस्टर्न से आई हुई ये समझ अलग है। द वेस्टर्न के मॉडर्न काल को विज्ञान का या तर्क का या डेमोक्रेसी से मुक्ति और समानता जैसे आधुनिक ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जो आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने इस स्टडी के लिए मॉडर्न काल की इस अवधारणा के ऊपर या कंसेप्ट के ऊपर बिना सोचे समझे विचार कर सकते हैं? जैसा कि हमने इस बुक में देखा कि इंग्लिश रूल्स ने लोगों के पास इक्वलिटी, फ्रीडम, इंग्लिश रूल्स में लोगों के पास ना इक्वलिटी थी, ना ही फ्रीडम था और ना ही लिबर्टी थी और न ही इकोनॉमी डेवलपमेंट था। तो किस प्रकार का ये दौर था? तो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो कहते हैं कि इस युग को हम कॉलोनियल युग यानी कि औपनिवेशिक युग के रूप में जानते हैं।